वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के इस हिस्से में, पिछले हिस्से में, जो कि आपने भी देखा कि बच्चों को जो कि भिखारी हैं और भिखारियों का ग्रोह उनको इस्तेमाल करता है, वहाँ पर हमें नहीं नज़र आता कि मुसलसल इस बारे में कोई कार्रवाई की जा रही हो। इदारे मौजूद हैं, क्या वो इदारे अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं? अब तो एक कैंपेन चल रही है कि लाहौर में भी उन बच्चों को पकड़ा जा रहा है और उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, ये जानेंगे हम। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हमारे साथ हैं सारा अहमद साहिबा। गुड मॉर्निंग सारा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बताइएगा कि ये क्यों इतनी बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं और मुसलसल उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, जो कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हमें चौकों पे, चौराहों पे, हर जगह पे मौजूद दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, थैंक यू फॉर टेकिंग माय स्टांस ऑन योर शो। मेन रीज़न चाइल्ड बेगरी, क्योंकि हम सिर्फ चिल्ड्रन से डील करते हैं तो मैं सिर्फ चाइल्ड बेगर्स की बात करूँगी। चाइल्ड बेगरी की बुनियादी जो वजह है वो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में पावर्टी बहुत ज़्यादा है, नॉट जस्ट इन पंजाब, एवरीवेयर अराउंड द कंट्री। बहुत ज़्यादा गुर्बत है, लोगों के अंदर तालीम नहीं है, लोगों के अंदर शऊर नहीं है। गुर्बत की वजह से माँ बाप अपने बच्चों को इस पेशावर भिखारी बनाते हैं और इसके पीछे पूरे हमने नेटवर्क्स, माफियाज देखे हैं जिनको हमने रिसेंटली अरेस्ट भी करवाया है। आज से 1 महीने पहले सीएम पंजाब ने लाहौर के मसाइल पर एक मीटिंग चेयर करी, वहाँ पर मैं खुद मौजूद थी, उनको ब्रीफिंग दी। उन्होंने हमें एक डेडलाइन दी कि आपने कोविड के ड्यूरिंग हमने देखा बहुत सारे चाइल्ड बेगर्स आ गए। उन्होंने हमें कहा कि इनको सबको जो है वो डेटरेंस के थ्रू आपने रेस्क्यू करना है, हमारा मेन काम है रेस्क्यू करना। हमने पिछले 1 महीने में 700 से ज़ायद चाइल्ड बेगर्स को लाहौर से और 2000 से ज़ायद पंजाब से रेस्क्यू किया है। और ना सिर्फ हम उनको उठा के ले आए, हम उनको जो है वो रिहेबिलिटेशन करा रहे हैं, उनको बेसिक सहूलियात फराम करा रहे हैं। और मैं उनके पेरेंट्स से राब्ते में उनको कन्विंस कर रही हूँ, चाइल्ड बेगर्स के पेरेंट्स को, कि वो बच्चों को परमानेंटली ब्यूरो के हवाले कर दें, क्योंकि हमारे पास 18 साल तक बच्चे रहते हैं जहाँ मुफ्त तालीम, मुफ्त खाना पीना सब कुछ देते हैं। सारा सब बच्चे ही वालिदैन की रजामंदी से जो है वो भिखारी हैं और वालिदैन उनको मजबूर कर रहे हैं, या फिर कुछ और हालात हैं, गुर्बत की वजह से मजबूर हैं? कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो शायद वालिद नहीं कमा सकता, वालदा नहीं कमा सकती, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मजबूर हैं। या फिर वो जो एक करिए माफिया है कोई, वो क्या है, वो कौन है? क्या वालिदैन माफिया है या कोई और माफिया भी मौजूद है जो इस सारे मामले की सरपरस्ती कर रहा है? ओके, हमने देखे 2 तरह के माफियाज हैं, 2 तरह के इशू से हम डील कर रहे हैं। एक है माँ बाप जो गुर्बत की वजह से बच्चों को इस जो है शोबे में लगा रहे हैं, उनको प्रोफेशनल बेगर्स बना रहे हैं, चाइल्ड बेगर्स, जो कि वो कमाई करते हैं डेली बेसिस पे। हमें एक बच्चे के पास से चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट को डेली 1,500 से 2,000 रुपये मिलता है। तो आप उसकी कमाई सोच लें मंथ की कितनी हो गई। अगर 2,000 एवरी डे मीन 60,000, जो कि एक अंडर ग्रेजुएट को जॉब के बाद भी इतने नहीं मिलते, राइट? तो उनकी कमाई इतनी ज़्यादा है, इट्स बिकम अ बिजनेस। दूसरा माफिया क्या है? ये एक तो पेरेंट्स हो गए माफिया, दूसरा माफिया है वो लोग जो आसपास के बच्चों को किडनैप, मतलब जिन्होंने बच्चे किडनैप भी किए हुए होते हैं डिफरेंट जगहों से, और उनको वो सिग्नल्स पे प्लेस करते हैं, सुबह शाम में उनको कलेक्ट उठाते हैं और उनसे कमाई लेते हैं एवरी डे। ऐसे हमने 2 माफिया अरेस्ट करवाए हैं लाहौर में रिसेंटली। तो ये 2 तरह के इशू से हम डील करें, बट पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं इसके, और मेन रीजन गुर्बत है। जी ठीक है सारा, अरेस्ट करवा लिया जाता है, उसके बाद क्या होता है? बातें ये सामने आती हैं कि वो छुट जाते हैं, फिर उसी सिग्नल पर वो लोग मौजूद होते हैं। नहीं, देखिए, अरेस्ट हम क्या करते हैं, हमारे कानून है, इट्स कॉल्ड द PDNC एक्ट, पंजाब डेस्टिट्यूट नेग्लेक्टेड चिल्ड्रंस एक्ट। उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 36, जो कि है चाइल्ड बेगरी के ऊपर। हम उसके तहत क्या करते हैं, बच्चे को अपनी तहवील में लेते हैं कोर्ट के थ्रू। उसके बाद हम पुलिस के साथ मिलके इस जो पीछे होता है उसके पेरेंट्स होते हैं या माफिया, उस पर FIR करवाते हैं। बाकी का जो उसका फिर ट्रायल होता है कोर्ट में। अब उसके बाद जो होता है वो तो कोर्ट के साथ उसका डीलिंग है कि उसको अगर बेल मिल गई या हमारा कोई कानूनी निज़ाम अगर कमज़ोर है, नहीं है, जो भी है, हमारा काम होता है अरेस्ट करवा लेना और बच्चे को अपने पास हम रखते हैं। और हमने अब बच्चे को रखने का दुरानिया बढ़ा दिया है, वी हैव एक्सटेंडेड दैट टू 1 मंथ, ताकि जरा उनको पनिशमेंट भी मिले और वो माँ बाप से दूर है। और अगर रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं फिर हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। कैपेसिटी होगी इसलिए कि इस तादाद में तो मुसलसल इजाफा हो रहा है, और जो नहीं देखा जाता वो ये कि कंसिस्टेंट कैंपेन नहीं है। वज़ीर आला ने अगर नोटिस लिया कि कोविड के दिनों में मामलात बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है ना कि ये अभी कैंपेन चल रही है, क्या ये मुस्तकिल इसी तरह से जारी रहेगी? क्या मुसलसल कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए, ये कैंपेन
यस देखिए, मैंने 1.5 साल पहले ज्वाइन किया एज चेयरपर्सन। सबसे पहले आते मैंने आगाही मुहिम चलाई और ये कैंपेन स्टार्ट की। 1 साल में अब तक हम 5500 बच्चे पूरे पंजाब से रेस्क्यू कर चुके हैं। एंड मैं आपको कोविड का इसलिए एग्जांपल दिया बिकॉज दैट्स रीसेंट कि कोविड के ड्यूरिंग हमने इजाफा देखा, इसलिए हमने रेस्क्यू ऑपरेशन अब ट्वाइस अ डे कर दिए। पहले कर रहे थे वंस डेली, प्लस पहले डिफरेंट मामला थे, अब हमने किया इसका दौरानिया भी बढ़ा दिया है और अब डेली ये हो रहे हैं सरप्राइज विजिट। मैं खुद कर रही हूँ, आप अगर देखें मेरा सोशल मीडिया में खुद टीम के साथ जाके सर्वे करी। अभी आप यू कैन सर्वे टुडे कि कितना फ़र्क आया है। अभी आई डोंट थिंक एक डिफरेंट हॉटस्पॉट जो हमने आइडेंटिफाई किया और ऑपरेशन किए उधर अभी कोई चाइल्ड बेगर नजर नहीं आएगा आपको अगर आप आज जाके क्या आम शहरी भी ये हम कंटिन्यू करेंगे ताकि ये चीज़ ठीक है। आपके साथ आम शहरी भी शामिल हो सकता है। फर्ज किया मैं कहीं से गुजर रही हूँ और मैं देखती हूँ तो हाउ टू इंटरेक्ट, आपको बताया कैसे जाए कि यहाँ पर ये स्पॉट मौजूद है, यहाँ पर इतने बच्चे और ये लोग हैं। जी देखिए, एक हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इट्स कॉल्ड द चाइल्ड रेस्क्यू हेल्पलाइन 1121। एक तो उस नंबर पे हमें नज़र बताएं कि आपको यहाँ पे बच्चे देखे हैं चाइल्ड बेगर्स। दूसरी बात, मुझे लगता है जितनी जिम्मेदारी हुकूमती इदारों की है ये चीज़ ख़त्म करने की, उतनी ही शहरियों की है कि वो शहरी जो है इन बच्चों को पैसे देते हैं और इंकरेज करते हैं कि ये प्रोफेशन में आए और बेगर्स बन जाए। तो मैं शहरियों से बहुत अपील करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बच्चों को, भिखारी बच्चों को पैसे ना दें। हमने स्ट्रीमर्स लगाए हैं पूरे अभी लाहौर में डिफरेंट सड़कों पे, सिर्फ लोगों को आगाही देने के लिए कि आप लोगों ये बच्चों को पैसे ना दें। इंस्टेड अगर आपने उनकी हेल्प करनी है ना, आप उनको ब्यूरो तक पहुंचाएं या हमें इन्फॉर्म करें, हम उनको उठा के लेके जाएं अपने पास। इस्लामाबाद में एक ऐसी कैंपेन रन की गई जो कि भिखारियों के खिलाफ थी, बच्चे नहीं लेकिन ज़ाहिर बच्चे भी उसमें शामिल होंगे। पता ही चला कि वो एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो कि इस्लामाबाद पुलिस के चंद पुलिस अहलकारों के मातहत काम करता है जो भत्ता लेते हैं, और फिर उनको आइडेंटिफाई किया गया, उन्हें मुअत्तल किया गया। क्या यहाँ पर भी ये पुलिस की जब इल्म में नहीं है, क्या उनकी डोमेन में नहीं आता उस थाने की हदूद में? क्या आपका लाइजॉन इस तरह का भी है कि अगर उन्हें मालूम है कि यहाँ पर कोई ऐसे गिरोह मौजूद हैं या बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं तो वो कार्रवाई क्यों नहीं करते जो कानून के मुताबिक होनी चाहिए? देखिए, मैंने पुलिस में बहुत रिफॉर्म्स देखे हैं, बड़े पॉजिटिव रिफॉर्म्स देखे हैं पिछले 1 साल में। अभी जब जितने हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं एवरी डे के, वो पुलिस के साथ मिलके हो रहे हैं। एवरी डे वी हैव 20-25 पुलिसमैन हमारे साथ जो बच्चों को रेस्क्यू करने का, इसकी FIR कराने का अमल जो है सर अंजाम दे रहे हैं। DIG ऑपरेशंस है अशफाक खान साहब, उनसे रेगुलर मेरा रब्ता है रिगार्डिंग चाइल्ड बेगरी, वो बहुत उनकी सपोर्ट है पुलिस की। तो इसलिए आई डोंट थिंक पुलिस इज टू बी ब्लेम्ड। आई थिंक सिटीजन ज़्यादा जो इंकरेज करते हैं इनको भीख देके, इनको 1 महीने हम सब अहद कर लेना इनको भीख नहीं देंगे, ये खुद ही खत्म हो जाएगा ये पूरा मामला जो है। ठीक है, लेकिन इफेक्टिव सर्वेलेंस एंड कंट्रोल को भी तो हम निगेट नहीं कर सकते। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इंतजामिया की है कि वो इंश्योर करें कि इस तरह के ग्रोह जो हैं, अगर बच्चे, हम मानते हैं कि हर बच्चे को स्कूल में होना चाहिए और स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसने हर 12 साल की कम उम्र के बच्चे को फ्री एजुकेशन देनी है, और वो बच्चा जो है स्ट्रीट पे पाया जा रहा है, तो ये किसका काम है वो इस चीज़ को नोटिस करे और इसके ऊपर जो है वो एक्शन ले? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आई एग्री विद यू 100% के सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट का काम है। लेकिन जैसे मैंने कहा, सारे ये इतना बड़ा सोशल इशू है, गुर्बत, इसके पीछे मेन क्या है? पॉवर्टी। ये अगर हम सब मिलके, मीडिया जो है वो, सिटीजन जो शहरी हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हो गया, जो ज़िले इंतज़ामिया हो गई, सब मिल के, प्राइवेट NGOs हो गए, मिल के काम करेंगे तो हम इसमें तब्दीली देखेंगे। एक चीज़ जो हमने बड़ा इनिशिएटिव अभी लिया ना, अभी 1 हफ्ते पहले, आई टेल यू, वो ये था कि हमने बैतुल माल के साथ मिलके चाइल्ड बेगर्स के जो पेरेंट्स हैं ना, जिनको बेगर्स को हमने अपने पास रखा हुआ, उनके पेरेंट्स को फ्री राशन दिया। अब उसका क्या रीज़न था? हम उनको सॉर्ट ऑफ स्टाइपेंड देते कि अपने बच्चे को यहाँ रहने दो, हम यहाँ पे उसको तालीम देते हैं, उसके बदले में हम आपको राशन देते हैं, क्योंकि जो कमाई वो कर रहा था हम आपको उसके बदले में दे देते हैं खाना पीना, तो यू कैन सर्वाइव। ये पहली दफ़ा जो है वो किया गया हिस्ट्री में। बिल्कुल सही। तो आई होप टू कंटिन्यू ऑल ऑफ दिस ताकि जी आपको चेंज नज़र आ सके। गुड लक, अल्लाह करे कि जो एक कमिटमेंट है हमारी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के हवाले से, और वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने इस चीज़ को वो किया है कि 5 साल के 12 साल की उम्र तक के सब बच्चों को एजुकेशन देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक और बच्चों के हवाले से बड़ी दिलखराश वाक़यात हम हर रोज़ सुन रहे होते हैं कि बच्चे जो हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उन्हें जिनसी तशद्दुद का निशाना जो है बनाया गया। एंड आई एम रियली हैप्पी कि पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ जो हैं और मेल सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो वोकल हुए हैं और उन्होंने एक बड़े अच्छे तरीके से इजहार किया है, नो कहा है उन्होंने इस तमाम जराइम को और इसका रोकने के। लोग ना वैसे हैरान हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, अब जैसे आप देख सकते हैं कि इन्होंने नेल पॉलिश क्यों लगाई हुई है, क्या ये कोई नया फैशन आ गया है, ये क्या चीज़ है? तो
इसमें मुख्तलिफ वसीम अकरम मौजूद थे, इसके अंदर शुएब मलिक थे, अदनान सिद्दीकी थे, हुमायूं सईद थे, जहांगीर, और इस तरह के नाम सामने आए। उनमें से ही किसी से जानने की कोशिश करते हैं। अदनान सिद्दीकी हमारे साथ जो हैं मौजूद हैं, अदाकार। अदनान, थैंक यू वेरी मच। अदनान, ये क्या कैंपेन है, किस लिए ये कैंपेन की जा रही है, ये नेल पॉलिश क्यों लगाई जा रही है? अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। देखिए, पहली बात तो इसका जो क्रेडिट आप देंगे वो आप मिसेस वसीम अकरम को दीजिएगा, शनीरा को, क्योंकि वो ये मुहिम पाकिस्तान लेकर आई हैं। और पॉलिश्ड मैन, जैसे कि आपने अभी अर्ज़ किया कि ये सारे हजरात ये नेल पॉलिश क्यों लगा रहे हैं, नेल कलर क्यों अपने एक नाखून पे लगा रहे हैं। तो जब भी कोई ऐसी बात होती है जो आपसे रिलेट नहीं करती है, तो आप उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं, आप मालूम करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। सो वन ऑफ द रीज़न फॉर अप्लाइंग दिस नेल कलर इज़ कि लोग आपसे पूछें कि वजह क्या है ये। देखिए, ये कोई बात पूछने की भी नहीं है वैसे, ये तो सिर्फ एक आपको प्रोवोक करने के लिए एक इंसान के जहन में एक बात आती है ना कि ऐसी हरकत क्यों की गई है। तो पॉलिश्ड मैन, इट इज़ वेरी पन इंटेंडेड। पॉलिश्ड मैन का मतलब ये है कि एक माशरे में एक्सेप्टेबल मर्द, और एक इस तरीके से भी जो पॉलिश जैसे आपने लगाई हुई है, वो क्या मकसद क्या है। तो देखिए, मुझे ये बताते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा हूँ कि मैं इस मुहिम के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ, और मेरे ख्याल में बहुत से लोग मुझसे इत्तफाक करेंगे, कि जो बच्चे जो होते हैं ना, इंसानियत की आखिरी कड़ी होते हैं। यानी आप बच्चों की तरफ हमेशा शफकत से देखें, रहम से पेश आए, और वो आपकी इज्जत करें। मगर हम जो देख रहे हैं, जो जिनसी तशद्दुद या किसी भी हवाले से, या जहनी तशद्दुद, जो भी हवाला है, चाहे वो स्कूल्स के अंदर हो, मदारिस के अंदर हो, चाहे वो किसी भी अपने रिश्तेदारों के दरमियान कोई ऐसी बात हो जाए जो कबूल ना हो एक इंसानियत के ज़िम्रे में आके, तो नामुनासिब हो, तो ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है ही नहीं। और मेरे ख्याल में अगर ये एक मुहिम चलाई गई है तो उसकी, मुझे ऐसा लगता है कि जो वजूहात ये है कि एक तो मैं इन बच्चों को विक्टिम नहीं कहता, या मैं इन ख़वातीन को विक्टिम नहीं कहता जो सरवाइव कर जाती हैं या जो सरवाइव कर जाते हैं, मैं इनको मजबूत कहता हूँ। ये मजलूम नहीं है, ये मजबूत लोग हैं जो माशरे का सामना कर रहे हैं और वो इंसाफ चाहते हैं, और ये उनका बुनियादी हक है कि उनको इंसाफ मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनकी आवाज़ के साथ जुड़ूंगा, और ना कि सिर्फ एक हक मिले, एक, देखिए, मैं ये नहीं जानना चाहता कि क्या सज़ा देनी चाहिए और क्यों देनी चाहिए, ये मेरा मसला नहीं है। मुझे बस ये मालूम होना चाहिए एक मुअज़्ज़ज़ शहरी के हवाले से कि पाकिस्तान में जो भी जो जराइम पेशा लोग हैं उनको सज़ा मिलती है। जी। और वो आम होनी चाहिए। पता, आम का मतलब है कि पता होना चाहिए कि उसको सज़ा मिल गई। अदनान सिद्दीकी साहब, लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं, और ये बड़ा टाइमली है, ये टाइमली है कि आप ज्वाइन किया है, क्योंकि ये भी रिलेट किया जा रहा था कि जी मीडिया जो है ना, ये उसका रोल है कि ये जराइम जो है बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने ड्रामे ऐसे दिखाए हैं, आपने इस तरह से बिगाड़ दिया लोगों को, ये भी आपके सामने ही है ये बात। सो अब आप जो लोगों का खुलकर सामने आना और कहना कि वी आर अगेंस्ट इट, वांट के इसके बारे में काम किया जाए, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है इस चीज़ का। देखिए, अगर आप ड्रामों के हवाले से इसकी कोई मिसाल देना चाहती हैं तो फिर मैं ये इसका कसूरवार नहीं हूँ, या अगर मैं इसका जिम्मेदार भी नहीं हूँ। ना चैनल है, ना मैं हूँ प्रोड्यूसर्स, ना एक्टर्स। इसके जिम्मेदार हैं अवाम, क्योंकि ये जो एक दौड़ निकल पड़ी है ना TRP वाली, जब तक वो नहीं मिलेगी, जब तक कुछ जो देखें वही बिकता है जो दिखता है, या जो दिखता है वही बिकता है। तो जो आप पसंद करते हैं वही आपको दिखाना चाहते हैं। आप
थोड़े से दूसरे सब्जेक्ट्स उठा लेंगे, आपको दूसरे, देखिए ये सारी शऊर की बात है, और शऊर आता है तालीम के साथ। तो ये जो बुनियादी हकूक़ है ना, ये तालीम, ये बहुत ज़रूरी है। ये 12 साल तक के बच्चों तक नहीं, ये तो जब तक मिल सकती है तालीम मिले। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रास रूट लेवल से ये जो तालीमी जो सफ़र है ये शुरू हो जाना चाहिए। और तालीमी सफ़र शुरू होता है घर से, यानी पहले तरबियत आती है, फिर तालीम आती है। तो तरबियत भी बहुत असरअंदाज करती है किसी की शख्सियत में निखार लाने के लिए। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैं जिस मुहिम के साथ जुड़ा हूँ और जो मेरे दूसरे जो दोस्त अहबाब जुड़े हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी था। ये मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Exactly. और अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये एक सलाहियत दी है कि मेरी आवाज़ दूसरों तक जा सकती है और वो मुझे सुन सकते हैं, तो मैं ये अपनी आवाज़ लेके जाऊँगा। एक नाखून क्या, अगर मुझे ये चारों नाखून पे और अंगूठों पे भी लगानी पड़ी मुझे नेल कलर, तो मैं लगाऊंगा। ठीक है अदनान सिद्दीकी साहब, आप वजह क्या समझते हैं? हम ऐसे मामलात पर बात करने से कतराते क्यों हैं? बहैसियत मुआशरा हम जिनसी तशद्दुद हो, वो ख़ातीन पे हो या बच्चों पर हो, हम उस पर बात क्यों नहीं करना चाहते? हम इसको सीरियस नहीं समझते, या ये समझते हैं शायद हम बात करेंगे तो ये अखलाकियात से घिरी हुई बात हो जाएगी? चीज़ें भी तो ड्रामों का मौजू होना चाहिए। क्यों नहीं हमने ज़ैनब की ज़िंदगी पे आज तक कोई ऐसी चीज़ बनाई गई थी, एक लॉन्ग प्ले, लेकिन अदरवाइज भी ड्रामा नहीं देखें, ड्रामा अक्कासी करता है जो माशरे में हो रहा है, जो हमारे पास हमारे दरमियान हो रहा है। और देखें जी, हमारे तो ड्रामे ऐसे हैं जो अक्कासी करते हैं, जिसको हम कहते हैं ना आर्ट, पैरेलल सिनेमा, हम तो वही अक्कासी कर रहे होते हैं। हमारा तो फिक्शन है भी नहीं ड्रामा ज़्यादा, हमारा तो वही ड्रामा है जो आम तौर पे ज़िंदगियों में लोगों के साथ हो रहा होता है। तो सिर्फ ड्रामे को कसूरवार ना ठहराए खुदा के वास्ते। इसमें हम सब, मैं जिम्मेदार हूँ, आप जिम्मेदार हैं, और जो लोग सुन रहे हैं, जिनकी समातों तक जारी है ये बात, वो सब जिम्मेदार हैं कि ये सुनने की हद तक नहीं रहना है। इसके ऊपर देखें, कोई भी काम जो होता है ना, जो भी अमल हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। और अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है या उसको पाए तकमील तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, तो पाए तकमील तक पहुंचाइए और उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, तो इसका ये जवाब, ये मेरा बुनियादी हक है बहैसियत शहरी के। ये मैं इधर टैक्स देता हूँ, मैं इधर हर वो काम करता हूँ जो मुझसे हुकूमत कहती है करने को, और मैं उस हदूदों में रहकर मैं जब सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करता हूँ, तो ये भी मेरा हक है कि मुझे पानी मिले, मुझे बिजली मिले, मेरे हकूक़ मुझे मिले। और ये जो हालात इस वक्त जो चल पड़े हैं, ये ख़त्म होने चाहिए किसी भी सूरत में, किसी भी माशरे में। ये हम इसको कबूल नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट हो। और मेरा इस वक्त की मुद्दा ये कि जहाँ मैं यहाँ रहता हूँ, मैं सब कॉन्टिनेंट में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान के हिस्से में रहता हूँ, तो मैं अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी इस मुल्क की तो संभाल सकता हूँ ना, जहाँ मेरे थोड़ी बहुत लोग बात सुन सकते हैं, जहाँ मेरा मसल इस्तेमाल हो सकता है, तो क्यों नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चों से आप पूछें और उनको बताएं कि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, और उन ख़वातीन को बताएं उनका कोई कसूर नहीं है। ये जो हैवानियत है, मैं तो हैवानियत भी नहीं कहता इसको, पता नहीं ये क्या है, ये इसको इस अमल को मैं क्या कहूँ, मुझे तो इस अमल का नाम भी नहीं आता। बिल्कुल। तो अभी तो इसको किसी लुगत में इसका एक मतलब ढूंढने तो फिर मुझे पता लगे, क्योंकि हैवान के पास भी, जानवर के पास भी अक्ल होती है। मुझे तो यहाँ तो लग रहा है कि अक्ल से बिल्कुल ही गायब हो गए। तो पहले तो एक, अगर किसी डॉक्टर के पास जाके उस ट्रॉमा से उस बच्चे को निकालना, उस खातून को निकालना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि ये जनाब, ये मजलूम नहीं है, ये मजबूत लोग हैं, इनको हम मज़ीद मजबूत बना सकते हैं, इनके साथ जुड़कर, इनकी बात सुनकर, इनको एक श्रिंक के पास ले जाकर इनको दोबारा नॉर्मलाइज ज़िंदगी में लाने के लिए वापस। सर, आपने देखा, एक हमने ट्रेंड देखा, आप भी गए थे अभी पिछले दिनों तुर्की, और आपने भी शेयर की अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पे एर्तुगरुल गाजी के मज़ार पे, कि एक तरफ तो हम इस तरह के कंटेंट को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, दूसरी तरफ हमारे माशरा जो उसमें वाक़यात इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये डुप्लिसिटी एंड डबल स्टैंडर्ड्स जो हमारे माशरे के हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है। इसके बारे में भी आप भी अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन क्या मज़ीद किया जाना चाहिए? व्हाट इज़ योर रिकमेंडेशन इस पॉलिश्ड मैन की कैंपेन के अलावा? व्हाट टू डू नेक्स्ट, और क्या हो?
आई थिंक देखें, मैं एक जिम्मेदारी थोड़ी सी पूरी कर सकता हूँ, बाकी मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। और इसका जो बुनियादी हक है वो है तालीम। तालीम अगर आम नहीं होगी, और तालीम मैं अलिफ बे पे नहीं कह रहा, मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुझे बताई हैं, जो मुझे कुरान शरीफ से भी मिलती हैं और जो मुझे दुनियावी तालीम में भी मिलती हैं, उस पर अमल करना और अमल करके उसको इम्प्लीमेंट करना, और ये ग्रास रूट लेवल से होगा तो ये माशरा कुछ देखें, मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, माशरा एक ही रहता है, लोग तब्दील होते रहते हैं, तो लोगों को दोबारा तब्दील होना पड़ेगा, दोबारा हमें होश में आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। बहुत शुक्रिया, बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है और बड़ी जो है ये अच्छी कैंपेन है और इसमें हम सबको हिस्सा लेना चाहिए। मैं भी इसमें हिस्सा जरूर लूंगा। कल मुझे पॉलिश लगी हुई नजर आनी चाहिए, और कल हम ओपन ही ऐसे करेंगे कि हमजा ने नेल पॉलिश लगाई होगी और वो इस कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन इस वक्त इससे आगे बढ़ते हुए, चूंकि हमने वाइंड अप की तरफ जाना है, और मैं अपने फेवरेट हॉकी स्टार को हैप्पी बर्थडे कहना चाह रही हूँ। मेरी लाइन ये सेंटर फॉरवर्ड जब खेला करते थे, एंड आई वाज टू यंग। अस्सलाम वालेकुम हसन सरदार साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, जिंदगी की 61 बहारें माशाल्लाह आप देख चुके हैं। मुझे याद करने का भी शुक्रिया। बस मैं यही कहूँगा कि इतने साल मैंने गुजारे हैं हॉकी में भी और लाइफ में भी, और इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं यंग जनरेशन्स को कहना चाहूँगा जो थोड़ा सा वो लैक करते हैं, जिसमें एक तो ये है कि मेहनत, शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। एक, क्योंकि वो मैंने कई ऐसे प्लेयर्स जो मुझे कई लोग सिफारिश करते हैं कि जी इनको देख लें, इनके साथ ज्यादती हो रही है, और इनको तो जी पाकिस्तान कैंप में होना चाहिए और इनको तो टीम में होना चाहिए, तो बहुत जबरदस्त प्लेयर है। अब वो जबरदस्त प्लेयर उनको उस वक्त लगता होगा ना जहाँ बच्चे खेल रहे होंगे, वहाँ पे स्कूलों में या कॉलेजेस में या और क्लब लेवल पे, लेकिन जब वो मैं देखता हूँ तो मैं उन्हें कहता हूँ कि इनमें तो बहुत ज्यादा खामियां हैं, और ये सब कुछ करने के बाद इनसे बहुत अच्छे लड़के पड़े हैं अभी, तो ये पहले मेहनत करें। तो एक तो ये है कि अब एक तो हार नहीं माननी अपने इंसान जो है वो। मैं बहुत दफ़ा टीम में, जब मैं स्कूल कॉलेज में था और उसके बाद जब वो टीम बनाते थे तो मुझे वो ड्रॉप करते थे, मुझे नहीं लेते थे, लेकिन फिर मैं पाकिस्तान टीम में आया, फिर मैं पाकिस्तान टीम में आने के बाद मुझे ड्रॉप किया गया। तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे ये क्यों ड्रॉप कर रहा है पाकिस्तान टीम से। जब मैं पहली दफ़ा आया और मुझे ड्रॉप किया उसके बाद एक साल बाद, तो फिर मैंने कहा यार मुझे पाकिस्तान नंबर 1 नहीं होना, अगर मैं नंबर 1 वर्ल्ड का बनूंगा, दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी बनूंगा, तो फिर ये कैसे मुझे निकालेंगे। बिल्कुल। तो फिर मैंने उस तरह मेहनत शुरू कर दी अपनी, और मुझे जो है वो आप यकीन करें कि मुझे 30-40 लड़कों में भी नहीं लिया उन्होंने 1980 में, और 80 ड्रॉप किया, और फिर मुझे 81 में जो है मैं फिर दोबारा से मुझे उन्होंने। सरदार साहब, मैं उनकी जो है ना, मैं 3 चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि आप 82 का वर्ल्ड कप, उसके मैन ऑफ द टूर्नामेंट, इंडिया के खिलाफ हैट्रिक, या फिर ये जो आपका गोल सबसे ज़्यादा मशहूर है 7 से 8 सेकंड्स हैं, और ये सेकंड्स भी कंफर्म कर दें, आपका बेहतरीन जो था मोमेंट कौन सा था हॉकी के अंदर इन तीनों में से? देखिए मैं इसको वो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा एक इंडिया के खिलाफ जो गोल है जिसमें मैंने 7-8 खिलाड़ियों को डॉज देके एशिया कप में किया था 1982 में, वो मुझे एक यादगार है। वो मेरा गोल जो है वो इतने खिलाड़ी डॉज होते चले गए, और उनके सुरजीत सिंह होते थे, उनकी डेथ हो गई काफी अर्सा पहले, लेकिन जब वो जिंदा थे तो जब वो मैच के बाद उन्होंने, वो ही वाज द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम, सुरजीत सिंह। तो जब वो बड़ा मशहूर सा खिलाड़ी थे और बड़े सॉलिड थे, हम मतलब उनको बहुत सोच के डॉज देते कि यार ये बंदा डॉज नहीं खाता। और जब मैंने जब उनको डॉज दिया तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मैंने उनको डॉज दिया तो मैं राइट पे चला गया, फिर वो दोबारा मुझे एक और लड़के को, किसी को मैंने डॉज दिया, तो फिर सुरजीत सिंह दोबारा आए, मैंने उनको उसमें एक और भी डॉज दी, तो वो और गोल भी हुआ, वो बहुत खूबसूरत गोल हुआ, और पूरी दुनिया आज भी वो गोल याद करती है। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत, और इनकी खूबसूरत मुस्कुराहट और कंपोज्ड मैनर्स, एक जेंटलमैन स्माइल एंड पोस्चर जो आपने मेंटेन रखा, वी ट्रूली एडमायर यू, थैंक यू वेरी मच। आप खुश रहें, सलामत रहें, और आपसे भी इजाजत लेंगे हम। अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड डे। सुबह सवेरे पाकिस्तान।